नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में शायरी का जंग चल रहा है। वैसे शायरी के साथ साथ दोहे भी हैं, कविताएं भी हैं, तो आप कह सकते हैं हिंदी उर्दू मुशायरा चल रहा है महागठबंधन के अंदर और नीतीश कुमार के एनडीए के अंदर भी। सीट बंटवारे को लेकर हर बार यह तमाशा होता है, हर बार सीट बंटवारे के पहले इस तरह का विवाद होता है। लेकिन कल जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो वाकई थोड़ा सा चिंता पैदा करने वाली हैं महागठबंधन के समर्थकों के लिए। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली में किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। राहुल गांधी लगातार विदेश में थे, विदेश से लौट के आए तो बिहार जाने के बजाय, महागठबंधन पर बात करने के बजाय या आरजेडी के किसी बड़े नेता से बात करने के बजाय वो हरियाणा चले गए हैं। हरियाणा जाने की खबर आ रही है, जहां पर एक दलित आईपीएस ऑफिसर ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है और उनकी पत्नी इस जिद पर हैं कि जब तक उसके लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका पोस्टमार्टम वगैरह, अंतिम क्रिया वगैरह नहीं होगा। अब राहुल गांधी ने ये प्राथमिकता क्यों चुनी, ये तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे। लेकिन गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये तो कल के मुशायरे से ही समझ में आ गया। मनोज कुमार झा को आप जानते हैं। मनोज कुमार झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के मित्र हैं और साथ में राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ते हैं मनोज जी, लेकिन आरजेडी के अंदर उनका अपना एक महत्व है। अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसका महत्व है ही। और उन्होंने एक ट्वीट किया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम दास का दोहा है, मानी आप जानते हैं कि अगर तागे को एक बार तोड़ दिया जाए तो वो दोबारा जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी अगर है तो गांठ पड़ जाता है। यानी अगर दोस्ती का, प्रेम का धागा है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, वरना अगर जुड़ेगा भी तो गांठ पड़ जाएगी, वो वाली बात नहीं रहेगी। अब मनोज कुमार झा ये दोहा रहीम दास को कोट करने के लिए तो नहीं लिख रहे थे। ये दोहा बहुत साफ साफ बता रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सब अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे जो प्रेम का धागा है, जिसको यात्रा के दौरान, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखा गया, या उसके पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव के घर पर जब राहुल गांधी जी पहुंचे थे, मटन बन रहा था, या और भी लगातार जो तस्वीरें और तमाम बातें आती रहती हैं जिनसे लगता है कि लालू परिवार और गांधी परिवार के बीच में बहुत करीबी रिश्ते हैं और इसलिए गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास पड़ी है। ये मनोज कुमार झा ने जो दोहा रहीम दास का शेयर किया उससे बहुत साफ था, और इस दोहे को कोट रिट्वीट करके, यानी इस दोहे का जवाब देते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने, जिनको माना जाता है कि एक तरफ वो गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं और दूसरी तरफ बिहार में उनको टिकट वितरण की जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो छोटे मोटे नेता नहीं हैं, अब वो भी बहुत बड़े नेता हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। तो उन्होंने इसको रिट्वीट किया एक कोट के साथ, यानी कि इसका जवाब दिया, जिसमें अब्बास ताबिश का एक शेर पढ़ा। शायर हैं वो, तो शेर पढ़ा उन्होंने, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। मानी क्या है कि ठीक है, मानते हैं अब भी दिक्कतें हैं, अभी सारी चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं, वो जो प्रेम का धागा है उसके टूटने का खतरा बना हुआ है। ये नहीं उन्होंने कहा कि सब ठीक ठाक है। इस शेर का मानी यही है कि खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी भी उस खतरे से बचाया जा सकता है, अभी भी शहर को जलने से, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को बिखरने से बचाया जा सकता है। हालांकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मनोज कुमार झा अब्बास ताबिश का दूसरा शेर पढ़ दें और मामला और मजेदार हो जाए। वो शेर तो आपको पता है ना, वो शेर है कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। अगर मनोज जी ये लिख देते तो इसका मतलब बहुत साफ साफ ये हो जाता कि आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें जो बराबरी की भावना है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, वो नाकाम हो चुकी है, वो बेकार हो चुकी है। लेकिन चलो किसी तरह से मिलजुल के गठबंधन बना लेंगे। ये दो जवाब दिखे ट्वीट पर मनोज कुमार झा के और इमरान प्रतापगढ़ी के, और थोड़ी देर बाद जो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, काफी चर्चित रहे हैं और वो भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, बी श्रीनिवास राव,
उन्होंने भी एक शेर जड़ दिया मनोज झा जी के जवाब में, जिसमें लिखा कि शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। अब इस शेर के मानी भी वही हैं जो इमरान कहना चाहते थे। बहुत सीधा मामला यह है कि भाई अब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से गठबंधन बच जाए। रागिनी नायक जो हैं उन्होंने अमीर खुसरो का दोहा शेयर कर दिया, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया सो पार। उनका सारा जोर जो था वो ठगबंधन जिसको कहते हैं ये लोग यानी एनडीए, उसको हराने पे था। हालांकि बिहार गठबंधन के मामले पे मुझे नहीं लगता है कि रागिनी नायक कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका मतलब सिर्फ इतना ही था कि सर जी बचा लीजिए इस गठबंधन को, अगर गठबंधन टूटा तो एनडीए को हराना असंभव हो जाएगा। उसमें हमारे छोटे भाई आरजेडी के प्रवक्ता और बहुत तेज तर्रार जयंत जिज्ञासु जी ने कबीर का एक दोहा लिखा। उन्होंने कहा, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीस दे ले जाए। मतलब मोहब्बत जो है वो कोई बाजार में नहीं खरीदी जा सकती। गठबंधन का जो फार्मूला बनना है या आरजेडी कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन होना है वो कहीं और से तय नहीं हो सकता, शीस देना पड़ेगा। यानी सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कांग्रेस के ऊपर उनका शायद इशारा था कि थोड़ी कुर्बानी दीजिए, जो आप डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, थोड़ी कुर्बानी दीजिए, थोड़ा नीचे आइए ताकि इस प्रेम को, इस गठबंधन को बचाया जा सके। इसके अलावा भी बहुत शेरो शायरी आई है, सब कुछ कोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात बहुत समझ में आ रही है और वो बात यह है कि बिहार में गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के ऊपर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि स्ट्राइक रेट उनका पिछली बार बहुत कम था, लेकिन सीटें उन्होंने ज्यादा ले ली, तो इस बार यह प्रेशर पड़ रहा है कि सीटें कम दी जाएं। कांग्रेस के जो वहां पर प्रभारी बनाए गए हैं युवा हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारा जोर इस बात पे लगाया हुआ है कि सीटें भले थोड़ी कम मिल जाएं लेकिन जिताऊ सीटें मिलें। कांग्रेस का कहना था कि पिछली बार गठबंधन में उनको कम सीटें इसलिए मिली, जीती कम सीटें इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनको ज्यादातर वो सीटें दी गई थी जहां पर जीतने की कोई संभावना नहीं थी, जहां पर एनडीए या नीतीश कुमार या फिर बीजेपी काफी मजबूत थे। और कांग्रेस का जो यह आरोप है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। कई सारी सीटें ऐसी थी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जहां पर कोई भी कैंडिडेट होता गठबंधन का वो जीतता नहीं, और ऐसी सीटें कांग्रेस को देकर सीटों का नंबर तो बढ़ा दिया गया लेकिन जीतने की संभावना कम कर दी गई। अब देखिए दो चीजें हैं। एक बात बहुत क्लियर है कि कांग्रेस बिहार के अंदर कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर बात की जाए संगठन की तो कांग्रेस के पास संगठन बिहार में नहीं है, यह हकीकत है। कुछ जगहों पर कुछ बड़े नेता हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्होंने संगठन बनाया हुआ है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता यहां वहां चले गए हैं जो एक जमाने में बड़े नेता हुआ करते थे। और ना कांग्रेस के पास वो जातीय समीकरण है, हालांकि कांग्रेस ने एक दलित को वहां पर अपना अध्यक्ष बनाया है, राजेश राम जी को अपना अध्यक्ष बनाया है, लेकिन कोई ऐसा जातीय समीकरण नहीं है जिसको कांग्रेस साध सके, और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि कांग्रेस के साथ होने से, और खास तौर पर राहुल गांधी की पिछले दिनों जो इमेज बनी है, बिहार से ही कई सर्वे आए जिसमें राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी काफी बढ़ी हुई बताई गई। खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में राहुल गांधी के साथ होने से न केवल अल्पसंख्यकों का बल्कि इसके अलावा जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है और यहां तक कि बैकवर्ड कास्ट में भी एक हिस्सा वोटों का है जो गठबंधन के साथ आ सकता है। ये वो हिस्सा है जो छटक जाए तो बहुत सारी सीटों पर जीत बहुत मुश्किल हो सकती है। यूपी में ये हमने देखा है। यूपी में भी कांग्रेस का कोई संगठन ऐसा बड़ा नहीं है। अजय राय कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी कोई बड़ा संगठन वहां पर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखिए, जो राहुल गांधी के पक्ष में या संविधान बचाओ का जो उनका पूरा अभियान है उसके पक्ष में जो माहौल बना, उसने अखिलेश यादव जी की भी बेहद मदद की और इसीलिए अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को काफी सीटें दी थी। उस समय भी बहुत शोर चल रहा था। समाजवादी पार्टी के कई सारे लोग जो अति उत्साही हैं, उनका कहना था कि कांग्रेस को 2, 4, 5 से ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस चीज को समझा, सीटें थोड़ी ज्यादा दी और इसका फायदा यह हुआ कि कांग्रेस को भी काफी सीटें वहां पर मिली, उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। और
अखिलेश यादव जी का वोट शेयर जो है वो बढ़ा और वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। इसका ठीक उलट हुआ लोकसभा चुनाव में बिहार में, जिस पर मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जो आरजेडी की जिद थी, उसका नुकसान यह हुआ कि आप देखते हैं कि आरजेडी को लोकसभा में कोई खास फायदा नहीं हुआ। एनडीए ने वहां से काफी सारी सीटें जीती, जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक बात और नोट करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे हवा चलती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार का बेस खत्म हो गया है, नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि इतने लंबे शासन के बाद भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसी तेज हवा दिखाई नहीं देती। जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वैसा कुछ बहुत खास अगर बिहार में दिख रहा हो तो ऐसा नहीं है। जो भी लोग बिहार गए या जिनसे हमारी बात हो रही है, वो जब सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो चाहे जो लिखें, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। किसी को खुश करना होता है, किसी को खुश करना होता है। लेकिन जब अकेले में बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो साफ साफ कहते हैं कि गुरु, नीतीश कुमार का असर अभी भी है। अभी भी नीतीश कुमार जनता के बीच में पॉपुलर हैं और जनता का एक हिस्सा है जो नीतीश कुमार को वोट देता है। जाहिर तौर पर एक हिस्सा ऐसा है जो लालू यादव जी को वोट देता है, जो तेजस्वी को वोट देता है, गठबंधन को वोट देता है। लेकिन दूसरी तरफ वोट देने वालों की भी कोई कमी नहीं है और इसलिए एनडीए गठबंधन बिहार में कमजोर है, यह मान लेना बिल्कुल बेकार की बात होगी। ऐसे में अगर महागठबंधन बिखरता है, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकाल पाते हैं जिससे महागठबंधन इंटैक्ट रहे। कल यह भी आ गया कि कांग्रेस ने कह दिया है कि 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी करें। यह सब प्रेशर टैक्टिक्स होती है। कांग्रेस अध्यक्ष को भी पता है कि 243 सीटों पर लड़ना होगा तो इतने कैंडिडेट ढूंढना ही आसान नहीं होगा। तो यह सब प्रेशर टैक्टिक्स होती है। लेकिन अगर गठबंधन टूटा तो आप यह समझिए कि नुकसान कांग्रेस का भी उतना ही होगा और आरजेडी का भी बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी मजेदार बात है, यह शेरो शायरी का जो युद्ध चल रहा है वो सिर्फ गठबंधन में नहीं चल रहा है, वो एनडीए के अंदर भी चल रहा है। आपको पता ही है, मांझी साहब जो हैं वो 15 सीटें मांग रहे थे और उन्होंने भी एक कविता लगाई थी जो ओरिजिनल नहीं थी, तर्ज पर थी रामधारी सिंह दिनकर की। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। एचएम यानी हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। यानी 15 सीटें मांग रहे थे, वैसे ही जैसे महाभारत में पांडव जो हैं 5 गांव अपने लिए मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमें हमारी सीटें इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम गरीब हैं। अब गरीब तो नहीं है मांझी साहब के पास किसी चीज की कमी नहीं है। पूरा परिवार चुनाव लड़ता है और लगातार सत्ता के साथ चिपके रहते हैं, तो गरीब तो कतई नहीं है। लेकिन हैसियत नहीं थी कि ज्यादा सीटें मिले, तो 15 सीटें नहीं मिली। अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ है उसका नुकसान हो सकता है, एनडीए को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर जहां उनको सीट मिली है, वहां जो बीजेपी के नेता हरि मांझी हैं वो तो कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी से दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन उनकी जो बहू हैं वो बाकायदा स्टेटस लिख रही हैं कि वो तो चुनाव लड़ने जा रही हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा, मिला हूं मैं इनसे कई बार और काफी सज्जन व्यक्ति हैं। बाकी पार्टियां वाटियां बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन व्यक्ति बहुत सज्जन हैं। आप इनसे मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। इन्होंने भी एक शेर लिख दिया। इन्होंने कहा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। इनको भी एनडीए में नाराजगी है कि जितनी सीट चाहिए थी उतनी सीट मिली नहीं। एक गोपाल मंडल साहब हैं, वो विधायक हैं जेडीयू के। वो टिकट कटने से इतने नाराज हो गए हैं कि नीतीश कुमार के घर के बाहर जमीन पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार मिलेंगे नहीं तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जेडीयू के कई सारे नेता आरजेडी में शामिल हुए हैं। उधर प्रशांत किशोर जी की हालत यह है कि जैसे जैसे टिकट बंटवारा हो रहा है वैसे वैसे उनकी पार्टी के अंदर विद्रोह होता जा रहा है। पप्पू यादव इस समय प्योर कांग्रेसी बने हुए हैं और पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। कई बार लगता है कि कांग्रेस में उनसे ज्यादा कांग्रेसी तो कोई है ही नहीं। तो ये सब जो मजेदार खेल चल रहा है ये बिहार के अनुरूप है। देखिए, बिहार जो है वो साहित्य की धरती रही है। एक से एक बड़े शायर, एक से एक बड़े कवि जो हैं वो बिहार में पैदा हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जमीन है, नागार्जुन की जमीन है। गिनवाता चला जाऊं तो मैं तो साहित्य का
दीवाना रहा हूं तो पता नहीं कितने नाम गिना दूंगा। तो साहित्यिक प्रवृत्तियां अगर दिख रही हैं तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और साथ में बिहार जो है वो हाइपर पॉलिटिक्स की भी जगह है। आप दिल्ली के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलिएगा तो वो जितनी पॉलिटिक्स आपको 1 घंटे में समझाएगा, बिहार के किसी कस्बे या गांव की चाय की दुकान पे आप बैठ जाएंगे तो उतनी पॉलिटिक्स तो 5 मिनट में आपको समझा दी जाएगी। 15 साल, 14 साल, 12 साल का बच्चा आपसे ऐसे पॉलिटिक्स बतियाते हुए नजर आएगा कि आपको लगेगा यार बिहार में मुख्य बिजनेस क्या है? पॉलिटिक्स है। तो बिहार और यूपी जहां का मैं रहने वाला हूं, ईस्टर्न यूपी खासतौर पे, वो तो खैर हाइपर पॉलिटिकल इलाका है ही, तो ये सारा कुछ चलता रहेगा। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ये सब नाटक ज्यादा है और असलियत कम है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में आराम से गठबंधन हो जाएगा। ये सारा तमाशा हर बार होता है 2 वजहों से। एक तो ये कि दोनों के जो समर्थक हैं उनको थोड़ा ट्विटर पर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर हल्ला मचाने और अपनी जो लॉयल्टी है वो दिखाने का मौका मिल जाए। और दूसरा प्रेशर टैक्टिस है भाई। दुकान पे जानते हैं ना, आदमी जाता है, कितने का है? 500 रुपए का। कितने में दोगे? 450 दे देंगे। 400 ले रहे हो तो ठीक, नहीं तो हम जा रहे हैं। भाई साहब 400 तो नहीं दे पाएंगे। फिर आदमी निकल के दरवाजे तक जाता है ये सोचते हुए कि अभी बुलाएगा। फिर दुकानदार कहता है अच्छा आ जाइए, 450 दे दीजिएगा। बस ऐसे करते करते फाइनली क्या होता है कि खरीदने वाला चाय भी पीता है, पानी भी पीता है, सामान भी खरीदता है, और जाने के बाद दुकानदार को लगता है कि बंदे को अच्छा बेवकूफ बनाया, 200 का माल 350 में दे दिया, और खरीदने वाले को लगता है कि सामने वाले को अच्छा बेवकूफ बनाया, 500 का माल 350 में खरीद लिया। खुश दोनों होते हैं, फायदा किसी को नहीं होता है। खैर, मुझे लगता है कि गठबंधन में भी ऐसा ही कोई समझौता हो जाएगा। अगर मेरे सोर्सेस सही हैं तो 61 की डिमांड कर रही है कांग्रेस, लेकिन 45 से 50 के बीच में आराम से मान जाएगी, बशर्ते 12-13 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का कहना है कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।